हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य भिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज से हम लोग कौमार वृत्त के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हमारी कौमार वृत्त की और क्लासेस आएंगी। सो कौमार वृत्त का मतलब क्या होता है? कौमार वृत्त मतलब कुमार के बारे में जहाँ पे बताया गया हो, कुमार का भरण पोषण कैसे किया जाता है, उनकी क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसके बारे में बताया गया हो। बाल रोग भी इसको बोला जाता है और बालकों में ये रोग, जो भी रोग देखे जाते हैं वो सब आपको कौमार वृत्त में वर्णित मिलेगा। ठीक है, तो मॉडर्न में हम इसको पीडियाट्रिक्स भी बोल सकते हैं। पीडियाट्रिक्स आप सभी ने सुना होगा। तो बच्चों में होने वाली सारी दिक्कतें, बच्चों की नॉर्मल फेनोमेनन और बच्चों की एबनॉर्मल फेनोमेनन, ये सारी इसमें कौमार वृत्त में डिस्कशन की जाती है। आज हम इसके इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कशन करेंगे, जिसमें डेफिनेशन, एज क्लासिफिकेशन और नवजात शिशु परिचर्या के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और काफी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं जानने के लिए। सबसे पहले कौमार वृत्त जो है वो कौन सी संहिता में वर्णित की गई है, ये आपको जानना जरूरी है। तो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में बहुत सारी संहिताएं बताई गई हैं, लेकिन जो हमारी काश्यप संहिता है, काश्यप संहिता बेसिकली आपकी सारी बच्चों के रिलेटेड, सब शिशु के रिलेटेड चीजें उसमें वर्णित है। ठीक है, तो काश्यप संहिता आप लोग याद रखिएगा। ये कौमार वृत्त क्या स्पेशल संहिता आपका काश्यप संहिता है। इसको वृद्ध जीवक तंत्र भी कहा जाता है, वृद्ध जीवक तंत्र। ठीक है, क्योंकि वृद्ध जीवक ने इसे लिखा था। ओके, ये जो है इसके एक्सपाउंडर कौन है? आचार्य काश्यप इसके एक्सपाउंडर, मतलब इन्होंने बताया। ऑथर कौन है, किसने लिखा इसको? वृद्ध जीवक ने लिखा। और रिडैक्टर कौन है? वात्स्य। तो वात्स्य ने इसे सारे टेक्स्ट को इकट्ठा करके इसको पब्लिश कराया और उसी टेक्स्ट को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो काश्यप संहिता है हमें कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिलती है, कहीं कहीं से आधे अधूरे कुछ चैप्टर्स इसमें रह गए हैं, लेकिन जितना भी मैटर था वो सब इकट्ठा करके वात्स्य ने इसको पब्लिश कराया। ठीक है, तो ये काश्यप संहिता हमें अवेलेबल है आज भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। हिंदी कमेंटेटरी ऑफ काश्यप संहिता वाज रिटन बाय पंडित हेमराज शर्मा। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, पंडित हेमराज शर्मा। इन्होंने हिंदी कमेंटेटरी की थी काश्यप संहिता। काश्यप संहिता, सारी संहिताएं हमारी संस्कृत में ही लिखी हैं, आप सबको पता है, मैं पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ आपको। तो काश्यप संहिता भी संस्कृत, जो हमारा मूल भाषा है, संस्कृत हमारी मूल भाषा होती थी। पहले के जमाने में भारत में संस्कृत ही चलता था, तो उस टाइम पे ये संहिताएं लिखी गई थी जब सब आचार्य, ऋषि, मुनि ये सब हुआ करते थे, है ना। तो ये सब संस्कृत में ही लिखी गई थी। इसको समझने के लिए कुछ हमारे कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने कुछ संहिताओं की हिंदी ट्रांसलेशन कर दी, कुछ संहिताओं को इंग्लिश में लिखा, लोकल भाषाओं में भी संहिताएं मिलने लगी। तो वो चीज ये हुआ कि इससे कि हमारे जितने भी आम लोग हैं, हम लोगों को ये संस्कृत समझने में दिक्कत होती थी, तो हम लोग हिंदी में पढ़ के आराम से इसको समझ पाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल भाषाएं हैं, उड़िया में लिखा रहता है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब भाषाओं में भी संहिताएं आपको आज की डेट में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने सभी संहिताओं को अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने, पंडित हेमराज शर्मा जी ने हिंदी में ये संहिता पब्लिश कराई थी। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या है ग्रंथ जो कि कौमार वृत्त रिलेटेड है, जिसमें बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें बाल तंत्र आ जाता है। बाल तंत्र के ऑथर है कल्याण वैद्य। कुमार तंत्र आता है, कुमार तंत्र के ऑथर है यामिनी भूषण। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि कुमार तंत्र किसने लिखी है, बाल कुमार तंत्र किसने लिखी है। तो बाल कुमार तंत्र रावण ने लिखी है। पार्वटक तंत्र और बंधक तंत्र, ठीक है। तो ये सारी आपके कौमार वृत्त रिलेटेड ग्रंथ हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो है रघुवीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौमार वृत्त पे भी किताब लिखी है। आचार्य रमानाथ द्विवेदी जी ने भी किताब लिखी है जिसका नाम है कुमार तंत्र समुच्चय बाल रोग चिकित्सा।
ठीक है, तो ये भी आप लोग नाम याद रखिएगा। राधानाथ जी ने भी एक किताब लिखी है अभिनव कौमार नृत्य के नाम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौमार नृत्य की डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इति अष्टांग तस्य, तो यहाँ पे श्लोक दिया गया है अष्टांग आयुर्वेद का। ओके, थोड़ा थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी एक जनरल आइडिया हो जाए इसके बारे में। ठीक है, इति अष्टांग है यानी अष्टांग जो आयुर्वेद बताया गया है उसमें क्या क्या आता है। तस्य कौमार भृत्यं नंबर 1, काय चिकित्सा नंबर 2, शल्य अपहृतकं नंबर 3, शालाक्यं नंबर 4, विषतंत्रम नंबर 5, भूततंत्रम नंबर 6, अगध तंत्रम नंबर 7 और रसायन तंत्रम नंबर 8। तो ये 8 जो आपके अष्टांग है, 8 अंग बताए हैं आचार्य काश्यप ने। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा काश्यप ने कौन कौन से अंगों को अष्टांग आयुर्वेद में रखा है। और इन्होंने क्या बताया है, कौमार भृत्यम अष्टानांग तंत्राणाम आद्यम उच्यते। कौमार भृत्यम अष्टानांग तंत्राणांग, तो 8 तंत्रों में ये जो 8 तंत्र इन्होंने बताए इसमें कौमार भृत्य क्या है, आद्यम उच्यते, सबसे पहले आता है। ठीक, इस तरह से इन्होंने बताया। तो इसके एक्सप्लेनेशन में और क्या बताया है, आयुर्वेदस्य महतो देवानाम इव हवि अपह अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति। तो ये इसका रीजन बताया गया है कि क्यों कौमार भृत्य को आद्य माना जाता है, सबसे पहले माना जाता है। आइए इसकी मीनिंग भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको थोड़ा समझा दूंगी क्या है इसमें। कौमार भृत्य को 8 तंत्रों में आद्य रूप से कहा गया है, ये तो मैंने आपको बताया। जैसे देवताओं में हवि लेने के कारण अग्निदेव प्रधान है, तो अग्निदेव क्या है, वो आहुति लेते हैं, हवि लेते हैं, है ना, इसलिए उनको प्रधान माना गया। जब भी आप कुछ करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो अग्निदेव को हम लोग आहुति देते हैं। तो हवि लेने के कारण अग्निदेव को प्रधान माना गया है। उसी तरह आयुर्वेद में कौमार भृत्य को भी प्रधान माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा जिसे हम बड़ा करते हैं दूसरे उसी की चिकित्सा करते हैं। कौमार भृत्य क्योंकि बच्चों के बारे में है, बच्चा पैदा कैसे होगा, उसकी क्या क्या चर्या की जाएगी और उसको बड़ा कैसे किया जाएगा, क्या क्या चीजें खाने पीने को दी जाएंगी। जब बड़ा होगा तभी तो वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाएगा ना। जब वो बच्चा है उस टाइम पे अगर हम उसकी चिकित्सा सही से ना कर पाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की तो फिर बात ही नहीं उठती है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि जिससे हम लोग बड़ा करते हैं उसे ही दूसरे चिकित्सा करते हैं, दूसरे उसी की चिकित्सा करते हैं। अर्थात कौमार भृत्य विषय के अंतर्गत वर्णित उपक्रमों द्वारा जिस बालक की सेवा कर उसे बड़ा किया जाता है, आयुर्वेद के अन्य अंगों द्वारा उस बालक जो युवा होकर व्याधिग्रस्त या अन्य समस्याओं से ग्रसित हो जाता है कि चिकित्सा उपचार या प्रतिकार किया जाता है। इसीलिए कौमार भृत्य को इन्होंने सबसे पहले रखा है। ठीक है, तो आइए वापस हम लोग श्लोक पे चलते हैं। आयुर्वेदस्य महतो देवानाम एव हवि अपह, तो आयुर्वेद में कौमार भृत्य का महत्व वैसा ही है जैसे कि देवों में अग्निदेव, हवि लेने के कारण अग्निदेव का महत्व जैसा होता है वैसे ही आयुर्वेद में कौमार भृत्य का महत्व होता है। अनेन ही संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति, तो इसको संवर्धित करता है, कौन संवर्धित करता है, कौन इसकी वृद्धि कराता है, आपका कौमार भृत्य के में जो प्रिंसिपल्स वर्णन किए गए हैं उसी से ही बच्चे की वृद्धि होती है। उसके बाद वो इतरे मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाता है चिकित्सा के लिए अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो इसीलिए आपके कौमार भृत्य को सबसे फर्स्ट या आद्य स्थान दिया गया है और आचार्य काश्यप ने ये वर्णन किया है। ठीक, तो उनका ये जो अष्टांग आयुर्वेद है इसका क्रम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन्होंने सबसे पहले कौमार भृत्य ही बताया है, उसके बाद काय चिकित्सा, फिर शल्य, फिर शालाक्य, फिर विषतंत्र, फिर भूत तंत्र, फिर अगध तंत्र और लास्ट में इन्होंने रसायन तंत्र बताया। ठीक, तो ये सीरियल भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौमार भृत्य की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क भी है इंपॉर्टेंट। तो कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्यम, तो जहाँ कुमार के भरण के बारे में, भरण पोषण के बारे में वर्णन किया गया है उस तंत्र को, उस कृत्य को हम लोग कौमार भृत्यम बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिए, ये तो नंबर 1 हो गया डेफिनेशन। नंबर 2 आपका आता है कौमार भृत्यंग नाम। ये आपको पक्का याद रखना है, कौमार भृत्य के प्रैक्टिकल्स में भी ये डेफिनेशन पूछी जाती है और ये डेफिनेशन आपको वहां पे वाइवा में बताना है, ठीक है। सो कौमार भृत्यंग नाम कुमार भरणं धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थं दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानां च व्याधीनाम उपशमनार्थम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको पॉइंट वाइज याद रखने। कौमार भृत्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें सिखाई जाती हैं। कुमार भरणम नंबर 1, तो सबसे पहले कुमार का भरण पोषण, कुमार मतलब जो बच्चा है उसका भरण पोषण कैसे करना है वो सिखाया जाता है। धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम, यानी धात्री का जो क्षीर है, धात्री वो है जो उसको दूध पिलाती है, वो माँ हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकती है जो उसको दूध पिलाती है, हम उसको धात्री बोलते हैं, ठीक है। तो धात्री जो दूध पिला रही है उसमें अगर कोई दोष है उसको संशोधन करने के उपाय भी कौमार भृत्य में बताए गए हैं। ये नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 में क्या है, दुष्ट स्तन्य। दुष्ट स्तन्य से जो रोग उत्पन्न होते हैं, व्याधियां उत्पन्न होती हैं, दूषित स्तन्य मतलब आपका ब्रेस्ट मिल्क को हम लोग बोलते हैं, तो दुष्ट स्तन्य के पान से जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं उसको शमन करने के लिए नंबर 3। और ग्रह समुत्थान, ग्रह रोग इसमें बताए गए हैं बच्चों में, ग्रह रोग। तो ये जो व्याधियां होती हैं ग्रहों के कारण, तो उनको भी शमन करने के लिए व्याधि नाम उपशमनार्थम, ये सारे उपाय आपके कौमार भृत्य में बताए गए हैं। ओके, तो ये वाला जो श्लोक है ये डेफिनेशन सुश्रुत संहिता से आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट एक और श्लोक है, यहाँ पे देखते हैं, गर्भ उपक्रम विज्ञानं सूतिको उपक्रमस्तथा बालानां रोग शमनी क्रिया बाल चिकित्सक। हमने इसको बाल रोग चिकित्सा भी बोला है ना, बाल चिकित्सा बोल सकते हैं हम लोग कौमार भृत्य को। तो वो क्या उसमें बोला गया है, हारित संहिता में ये वर्णित किया गया है। गर्भ उपक्रम विज्ञानम, जहाँ पे गर्भ के उपक्रम का वर्णन हो, उसके बाद सूतिका उपक्रम का भी वर्णन हो, उसके बाद बालानांग रोग शमनी, बालकों में रोग शमन क्रिया का जहाँ पे वर्णन हो, ये तीनों चीजें जहाँ पे वर्णित हो हम उसको बाल चिकित्सा कहते हैं। तो आप लोगों के मन में अभी ये डाउट आ रहा होगा कि गर्भ की बातें या फिर सूतिका रोग की बातें ये सब तो प्रसूति तंत्र में होना चाहिए, है ना। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग अलग है, ऑब्स्टेट्रिक गायनिक का जो डिपार्टमेंट है वो अलग होता है, फिर इसमें क्यों वर्णन किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद में प्रसूति और जो स्त्री रोग है उसको अलग नहीं माना गया है, उसको इसी बाल रोग में ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि प्रसूति तंत्र को या स्त्री रोग जो विभाग है उसको अलग से अष्टांग आयुर्वेद में वर्णन नहीं किया गया है, वो बाल रोग में ही इंक्लूडेड है। इसलिए यहाँ पे जो श्लोक आपको मिल रहा है इसमें गर्भ उपक्रम, सूतिका उपक्रम और बालकों के रोग की शमन क्रिया तीनों चीजें आ जाती हैं और तीनों चीजें मिला के इसको हम लोग बाल चिकित्सा कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये श्लोक समझ में आए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जो मीनिंग मैंने बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, इसको मैंने आपको कहा था कि पीडियाट्रिक्स बोला जाता है ना, तो थोड़ा सा मॉडर्न डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। पीडियाट्रिक्स इज अ मेडिकल ब्रांच दैट डील्स विद द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, जो पैदा हुए हैं इन्फेंट्स, देन चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस टाइम तक भी पीडियाट्रिक्स में आते हैं, बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज अ स्पेशलाइजेशन इन दिस एरिया and is called a pediatrician, ठीक। So जो pediatrics की प्रैक्टिस करता है हम उसको pediatrician बोलते हैं। So word pediatrics has been derived from a Greek word, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पायस और इट्रिया या ट्रिया भी आप बोल सकते हैं। पायस का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, और इट्रिया का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो चाइल्ड का ट्रीटमेंट जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हो उसको पीडियाट्रिक्स बोला जाता है। एक और टर्म है नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी क्या होती है? नियोनेटोलॉजी इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स का ही ये सब स्पेशलिटी है, इसका सब ब्रांच है ये। दैट कंसिस्ट ऑफ मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ है वो न्यूबॉर्न है, इन्फेंट्स,
infants, especially ill or premature newborn infants. So बीमार हो या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो तो उनकी केयर जहाँ पे बताई गई है, उनका ट्रीटमेंट जहाँ पे बताया गया है, उसको हम लोग नियोनेटोलॉजी बोलते हैं. It is a hospital-based specialty and practiced in neonatal intensive care unit (NICU). आप सभी ने सुना होगा NICU, जिसमें बच्चों को रखा जाता है, बीमार बच्चों को जो कि पैदा हुए हैं, कमजोर हैं, प्रीमेच्योर बेबी है ना, कोई दिक्कत है उन बच्चों में, उनको NICU में रखा जाता है. तो ये NICU में नियोनेटोलॉजी की प्रैक्टिस कराई जाती है. ठीक, तो ये दोनों टर्म्स आप लोग क्लियरली याद रखिएगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? पीडियाट्रिक्स में सब कुछ आता है, नियोनेटोलॉजी में सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज जो होती हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, 6-7 दिन के अंदर के जो बच्चे होते हैं, वो इसमें आते हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वय विभाजन या क्लासिफिकेशन ऑफ एज. तो काफी सारे आचार्यों ने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे इकट्ठा किए हैं. तो काफी सारे आचार्यों ने जो हमारा एज का डिवीजन बताया है वो अलग अलग तरह का थोड़ा सा बताया है. तो हमको आचार्य वाइज इसको याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन भी वैसा ही आता है, काश्यप ने क्या वर्णन किया, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, इस तरह से ही क्वेश्चन आता है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले काश्यप, आचार्य काश्यप ने क्या बताया? गर्भावस्था बताई है अप टू बर्थ, यानी जब तक वो पैदा नहीं होता तब तक वो गर्भावस्था ही बोला जाएगा. ये तो सभी मानेंगे, है ना. उसके बाद बाल बोला जाएगा अप टू 1 ईयर, पैदा होने से 1 साल की उम्र तक उसको हम लोग बाल बोलेंगे. उसके बाद 1 साल से लेके 16 साल तक हम उसको कुमार बोलेंगे. 16 से 34 ईयर्स तक, 34 साल तक हम उसको युवा बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद 34 से लेके 70 ईयर्स तक वो मध्यम वय में आएगा और 70 ईयर्स के बाद वो वृद्ध अवस्था उसको बोली जाएगी. ठीक, तो ये एज डिवीजन आपके काश्यप ने दिया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है. 1 to 16 ईयर्स को आचार्य काश्यप ने क्या माना है, कौन सी अवस्था मानी है? तो ये कुमार अवस्था उन्होंने मानी है. इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट है आचार्य चरक ने क्या बताया? 30 साल तक उन्होंने बाल बता दिया. उन्होंने 3 ही बताया, बाल होता है, मध्यम होता है और वृद्ध होता है. तो बाल को उन्होंने जन्म से लेके 30 साल की उम्र तक पूरे वो बाल ही रहेंगे. उसके बाद मध्यम अवस्था 30 साल से लेके 60 साल की उम्र तक आएगी और वृद्धावस्था 60 साल से 100 साल की उम्र तक, या जब तक वो जिए वो वृद्धावस्था में आएगी. तो यहाँ पे एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको मिल जाएगा कि वृद्धावस्था काश्यप ने 70 साल के बाद मानी है, आफ्टर 70 ईयर्स मानी है, और आचार्य चरक ने आफ्टर 60 ईयर्स ही स्टार्ट हो जाता है वृद्धावस्था करके कहा है. उसके बाद आचार्य सुश्रुत का देखिए, इन्होंने भी डिवीजन किया बाल, मध्य और वृद्ध में, लेकिन बाल में इन्होंने फिर सब डिविजन्स बताए हैं. तो इसके अकॉर्डिंग भी ये जो डिवीजन इन्होंने बताया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. कहीं कहीं पॉइंट्स पे इसी डिवीजन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है. तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? बाल जो होते हैं 16 साल की उम्र तक आप इनको बाल बोल सकते हैं, लेकिन चरक ने 30 साल कर दिया था. ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे बेसिक. बाकी आचार्य सुश्रुत ने 16 साल की उम्र तक बताया. उसमें भी इन्होंने सब डिवीजन किया कि क्षीरप, सबसे पहला जो है क्षीरप है. क्षीरप क्या है? वो सिर्फ दूध पीता है ये बच्चा. ठीक है, माँ का दूध पिए, ऊपर का दूध पिए, गाय का दूध पिए, जो भी हो वो क्षीरप में आता है. वो सिर्फ दूध पी सकता है. वो 1 साल तक उसकी उम्र होती है, उसको हम लोग क्षीरप बोलते हैं. उसके बाद नंबर 2 में इन्होंने क्षीर अन्नाद बताया, यानी दूध भी पीता है और अन्न भी लेता है. तो क्षीर अन्नाद 1 से 3 साल की उम्र तक रहता है. और उसके बाद नंबर 3 है अन्नाद, जो कि माँ का दूध पीना छोड़ देता है और उसके बाद अन्न सेवन करने लगता है. तो ये 3 साल से 16 साल की उम्र तक रहता है. ठीक, तो ये सारे इस तरह से इन्होंने डिवीजन बताया बाल का. नेक्स्ट मध्य वय में इन्होंने डिवीजन किया है कि नंबर 1 में आती है वृद्धि. 16 से लेके 20 साल की उम्र तक वृद्धि अवस्था रहती है. उसके बाद यौवन आता है. यौवन अवस्था 20 से लेके 30 साल तक रहती है. देन संपूर्ण अवस्था आती है, जिसमें सारे जो धातु हैं वो सब संपूर्ण पक्व हो जाते हैं. ये 30 से लेके 40 साल की उम्र तक ये अवस्था रहती है. उसके बाद क्या है नंबर 4 में? परिहानी. परिहानी जो अवस्था है वो 40 साल से लेके 70 साल की उम्र तक रहती है, 40 to 70 ईयर्स.
नेक्स्ट मध्यावस्था क्रॉस करने के बाद 70 साल के बाद वो वृद्धावस्था में चला जाता है। तो इन्होंने भी 70 के बाद वृद्धावस्था बताई, जैसे कि काश्यप ने बताया था। सुश्रुत ने भी वही 70 साल के बाद वृद्धावस्था बताई। लेकिन चरक ने अलग बताया है। चरक ने 60 साल की उम्र में ही वृद्धावस्था आ जाती है करके बताया है। उसके बाद देखते हैं आचार्य हारित ने क्या बताया। तो इन्होंने भी अधम, उत्तम, मध्यम और हीन इस तरह से पहले डिवीजन किया। और क्या डिवीजन किया है? बाल, युवा, मध्यम और वृद्ध, ग्रॉसली इन्होंने डिवीजन कर दिया है। बालावस्था 16 साल तक बताई है, युवा अवस्था 16 से 25 साल, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा युवा अवस्था में। तो युवा अवस्था इन्होंने 25 साल तक ही बताई है। उसके बाद मध्यम अवस्था इन्होंने 25 से 70 साल बताई है, और वृद्ध आफ्टर 70 ईयर्स पे इन्होंने भी 70 ईयर्स ही माना है। सो ये थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा किसने क्या बताया, क्या अलग बताया, इस तरह से आप लोग नोट करिएगा इसको। तो यहाँ वय विभाजन का चार्ट दिया गया है पूरा। इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर है, देखिए भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश का भी कलेक्शन हमने लिया है। इन्होंने बाल अवस्था 16 साल तक बताई है, तरुण अवस्था इन्होंने बताई, उसके बाद बाला, तरुणी और प्रौढ़, इस तरह से इन्होंने डिवीजन किया है। ये काफी क्वेश्चन आता है, तरुणी, प्रौढ़, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे हमने आपको ये इंफॉर्मेशन भी दी है। तरुणी जो है 16 से लेके 32 साल की उम्र तक रहता है, और प्रौढ़ अवस्था जो है 32 से लेके 50 इयर्स तक रहता है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, प्रौढ़। तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा। बाकी जो जितना भी चार्ट है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है जो है पोगंड। ठीक है, तो पोगंड एक बताया गया है, 5 वर्ष से 10 या 16 वर्ष तक की अवस्था को पोगंड अवस्था मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा टर्म कि पोगंड अवस्था भी एक बताई गई है। यानी बचपन और जवानी के बीच का जो स्टेज होता है, जो लड़कपन होता है, ठीक है, हम इसको लड़कपन बोलते हैं, तो इसको पोगंड अवस्था बोली जाती है। भागवत तंत्र में ये वर्णन किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वय विभाजन हो गया। वय विभाजन के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें जन्म, जो बच्चे का जन्म होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सो आत्मा को जन्म के लिए प्रेरित करने वाले 5 तत्व होते हैं, ये पूछा जाता है क्या क्या तत्व है। अविद्या, राग द्वेष, प्राक्तन, अस्मिता और अभिनिवेश। तो ये 5 तत्व बताए गए हैं जो एक आत्मा को जन्म के लिए प्रेरित करता है। आप सबने आत्मा का चक्र, जन्म का चक्र तो पढ़ा ही होगा, है ना, क्योंकि आत्मा क्या होती है, वो अगर जीवन चक्र में फंसी रहे तो मृत्यु के बाद भी वो दूसरे शरीर के रूप में फिर से जन्म लेती है, फिर अपना जीवन चक्र मतलब वहां पे करती है पृथ्वी पे, है ना। तो ये जो 5 तत्व हैं, अविद्या है, राग द्वेष है, प्राक्तन है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, मतलब कुछ बाकी रह गया है, सारी चीजें वैसी है, उसको कुछ संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, या फिर वो किसी के प्रति राग और द्वेष रखता है। इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, इस तरह के जो भाव हैं, ये आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये 5 तत्व वर्णन किए गए हैं जो कि आत्मा को जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है, और फिर क्या होता है, जन्म की जो गतिविधियां हैं वो शुरू होती हैं। सो इसमें एक और पॉइंट है गर्भ का विकास। इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, यहाँ पे थोड़ा सा खाली आपको आइडिया देने के लिए हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो इस क्रम को अतिक्रम करके ही बनता है। इसको सारे प्रथम महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इस तरह से उसका विकास होता है। कैसे होता है इसको बताने के लिए, हल्का सा आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है। सो देखिए, सबसे पहले मंथ में प्रथम मास में क्या वर्णन किया गया है। कीटभूत कफ सदृश आचार्य चरक ने कहा है, और कलल सदृश आचार्य सुश्रुत ने कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कलल जायते किसने कहा है, क्वेश्चन आता है, तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है। और थोड़ी सी यहाँ पे लंबाई उसकी 4 mm की होती है, और उसका वजन 1.25 से 1.50 ग्राम तक होता है। सेरेब्रल और ऑप्टिकल वेसिकल्स बनने लगते हैं इस टाइम पे, पहले ही महीने में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। द्वितीय मास में क्या है, घन ये हो जाता है। तो ये जो कलल सदृश है, सिर्फ म्यूकस की तरह ये है, सॉफ्ट है काफी, तो ये घन हो जाता है और इसके 3 भाग वर्णन किए गए हैं, 3 भाग होते हैं इसके, और इसके शेप भी वर्णन किए गए हैं। अगर पिंड आकार का हो तो पुरुष होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का होता है। पेशी आकार की हो तो स्त्री होती है, लड़की होती है, और अर्बुद आकार के हो तो नपुंसक पैदा होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है, कौन से आकार का बने अगर घन द्वितीय मास में तो क्या पैदा होगा। इसके बाद इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर तक आ जाती है। नाक, कान, पलक आकृति ये सब बनने लगते हैं। सेक्सुअल बर्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना सेकेंड मंथ में। उसके बाद है थर्ड मंथ, तृतीय मास में क्या होता है, सर्व इंद्रिय व अंग निर्माण होता है। आचार्य चरक ने ऐसा बताया कि सभी इंद्रियां बन जाती हैं और अंग भी निर्माण होने लगते हैं। सुश्रुत ने कहा कि पंचपिंडक उत्पत्ति, तो शरीर जो वो बना है, जो मास है, उसमें 5 पिंड निकलते हैं इस तरह से। एक का सिर बनता है, 2 हाथ बनते हैं और नीचे के 2 पैर बनते हैं। पंचपिंडक उत्पत्ति आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और काश्यप ने बताया है कि चेतना का प्रादुर्भाव तीसरे महीने में ही होता है। ये पॉइंट्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में सीधा सीधा ही पूछा जाता है, चेतना का प्रादुर्भाव कौन से महीने में होता है आचार्य काश्यप के अनुसार, तो तीसरे महीने में ये होता है। लंबाई करीबन 6 सेंटीमीटर की हो जाती है और इस टाइम पे एक्सटर्नल जेनिटलिया क्लियर हो जाता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है उसका वो बनने लगता है, तो पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इस महीने में अगर किया जाए तृतीय मास में, थर्ड मंथ में, तो क्लियरली पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है। आजकल ये तो गैर कानूनी हो गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन आपको नहीं करवाना चाहिए, पर क्योंकि साइंटिफिक जो चीजें हैं वो हमें आपको इन्फॉर्म करनी है, ये तो एक तरह का इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। थर्ड मंथ से ही हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। उसके बाद है फोर्थ मंथ, चतुर्थ मास में क्या है, स्थिरता आ जाती है, चेतना का प्रादुर्भाव होता है, अंग प्रत्यंग का विभाग शुरू होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया। और काश्यप ने बताया कि मन का प्रादुर्भाव होता है फोर्थ मंथ में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, आचार्य काश्यप ने फोर्थ मंथ में ही मन का प्रादुर्भाव बताया है। लंबाई 22 सेंटीमीटर के करीब आ जाती है, भार 240 ग्राम के करीब होता है। इसमें रोम उत्पन्न होने लगते हैं और सेक्स एकदम क्लियर हो जाता है, लड़का लड़की एकदम क्लियर हो जाता है। फंक्शनल रेस्पिरेशन भी इसका शुरू हो जाता है। उसके बाद है फिफ्थ मंथ, पंचम मास में क्या होता है, गर्भिणी विशेष रूप से कृश हो जाती है। तो ये बताया गया है कि गर्भिणी का शरीर कृश हो जाता है। और आचार्य सुश्रुत ने मन का प्रादुर्भाव बताया। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि पंचमे मनः बताया गया है, लेकिन काश्यप ने फोर्थ मंथ में ही मन का प्रादुर्भाव हो जाता है करके बोला है। और क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि कौन से पंचमे मनः, तो ये मन की उत्पत्ति कौन से महीने में होती है, तो उसका आंसर होगा पंचम में या फिफ्थ मंथ में मन की उत्पत्ति होती है। अगर पूछा जाए कि काश्यप के अनुसार क्या बताया गया है, तो वहां पे 4 आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है लंबाई इसकी 30 सेंटीमीटर की रहती है, भार 480 ग्राम करीब रहता है। वर्निक्स कैसियोसा भी बनने लगता है, निर्माण होने लगता है। यकृत में यानी लीवर है, रिफ्लेक्स एक्शन और जनरल बॉडी एक्टिविटीज भी उसकी बढ़ जाती हैं। उसके बाद है सिक्स्थ मंथ में बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। आचार्य सुश्रुत ने ये कहा है, षष्ठे बुद्धि। इस माह में बल वर्ण की विशेष हानि होती है। किसकी? माता की। माता का बल और माता का वर्ण यहाँ पे हानि होता है, ठीक, कम हो जाता है। लंबाई 33 सेंटीमीटर के करीब होता है, भार 1 किलो के करीब होता है। हाथ पैर इसके विकसित होने लगते हैं छठे महीने में। उसके बाद है सेवेंथ मंथ, सप्तम मास में क्या होता है, गर्भ के अंग प्रत्यंग पूर्णतः विभक्त और विकसित हो जाता है, तो पूरा बच्चा अच्छे से बन जाता है। लंबाई 40 सेंटीमीटर के करीब रहती है, 1.5 किलो का ये रहता है वजन में। और इसका टेस्टिस जो है वो डिसेंड करना शुरू हो जाता है 7th मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट है 8th मंथ, अष्टम मास में क्या होता है, अस्थिर ओज और ग्रहों की विकृति देखने को मिलती है।
नैऋतम आगत्व के कारण ग्रहों की विकृत दृष्टि इस पे पड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, ओज अस्थिर हो जाता है और शिशु के जीवन में संदेह होता है। तो 8th मंथ जो होता है काफी केयरफुली रहना चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ग्रहों की दृष्टि में नहीं आना चाहिए। उसके बाद है नंबर 9 नवम मास। 9th मंथ में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, बालक पूर्ण परिपक्व हो जाता है। ठीक है, लंबाई एवरेज 50 सेंटीमीटर रहती है और भार इसका 2.5 किलो से 3 किलो तक रहता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। काफी शॉर्ट में हम लोगों ने ये आपको रिवाइज करा दिया 1 से लेके 9th मंथ तक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको आगे भी हम लोग दूसरे क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, गर्भ विकास क्रम कैसा होता है, क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नवजात शिशु परिचर्या है ना, जन्म हुआ बच्चे का, उसके बाद हमें क्या क्या परिचर्या बताई गई है। प्राय सभी आयुर्वेद के महर्षियों ने इसका बृहद विवेचन किया है, परंतु परिचर्या के विभिन्न कर्मों को करने का जो क्रम दिया गया है वो सभी में अलग अलग वर्णित है। तो जितनी भी संहिताएं हैं उसमें अलग अलग आपके सीरियल में बताया गया है किसके बाद क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चरक संहिता में क्या बताया गया है। सबसे पहले उल्वा परिमार्जन करना चाहिए, जो उसका वर्निक्स कैसियोसा होता है उसको छुटाना चाहिए। तीनों ने यही माना है, सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने भी उल्वा परिमार्जन ही माना है। उसके बाद प्राण प्रत्यागमन बताया गया है। ठीक, प्राण प्रत्यागमन आचार्य चरक ने बताया है सबसे पहले करना चाहिए। अष्टांग हृदय ने भी प्राण प्रत्यागमन ही माना है, लेकिन सुश्रुत संहिता में बोला है कि मुख विशोधन करना चाहिए। ठीक, तो उसके मुंह में जो सारा म्यूकस वगैरह लगा रहता है, वो पानी के अंदर रहता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो सारा लगा रहता है, उसको सारा क्लीन करना चाहिए। उसके बाद प्राण प्रत्यागमन के बाद आचार्य चरक ने स्नान करने को बताया है। ठीक, सुश्रुत ने पिचु धारण करने को बताया, मुख विशोधन करने के बाद पिचु धारण करना है। अष्टांग हृदय में प्राण प्रत्यागमन के बाद नाल छेदन, नाभि नाल छेदन करने के लिए बताया गया है। तो ये नाभि नाल जो है आपको काटनी है प्राण प्रत्यागमन करने के बाद। ठीक, तो ये सीरियल सारे अलग अलग हैं। देखिए फिर इसमें चरक संहिता में फिर आ गया कि मुख विशोधन करना चाहिए, स्नान कराओ उसके बाद मुख विशोधन कराओ। फिर गर्भोदक अगर उसने कुछ पिया हो, एमनियोटिक फ्लूइड उसने पिया तो उसको वमन कराना है आपको। उसके बाद नाल छेदन बताया है, देन जात कर्म बताया है और फिर लास्ट में रक्षा कर्म बताया है। वही सुश्रुत संहिता में क्या है, मुख विशोधन हो गया, पिचु धारण हो गया, उसके बाद नाल छेदन का उन्होंने बताया, फिर जात कर्म बताया है, फिर अभ्यंग करा के उसको स्नान करने के लिए बताया गया है। अष्टांग हृदयकार ने क्या कहा कि प्राण प्रत्यागमन आपने किया, फिर नाल छेदन कर दिया, उसके बाद स्नान कराइए, फिर पिचु धारण कराइए, फिर सुवर्ण प्राशन कराइए बच्चे को, उसके बाद गर्भोदक का वमन कराइए और जात कर्म करिए। ठीक, तो ये इस तरह से सीरियल अलग अलग थोड़े से वर्णन किए गए हैं, बट क्या है ओवरऑल ये जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं ये एक नवजात में आपको करने ही हैं। ठीक है, आपको जो सुइटेबल लगे आप उस क्रम में करिए। तीनों आचार्यों ने अपना अपना क्रम दिया है, आपको जो सही लगे आप जो कर पाओ, बच्चे को जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हो उसी क्रम में करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नाभि नाड़ी छेदन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे नोट करने हैं। तो इसमें क्या है, देखिए लेंथ ऑफ स्टंप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग होती है, नाभि नाड़ी का छेदन किया जाता है, वो कितने डिस्टेंस पे करना चाहिए। तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप लगा के ऊपर से ये काटा जा रहा है। आचार्य चरक ने 8 अंगुल बताया है कि 8 अंगुल आपको वो अम्बिलिकल स्टंप छोड़ना चाहिए, और अष्टांग संग्रहकार ने 4 अंगुल बताया है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि आचार्य चरक ने कितने अंगुल पे नाभि नाड़ी छेदन करने के लिए क्या कहा है, या फिर अष्टांग हृदयकार ने कितने अंगुल पे छेदन करने के लिए कहा है। तो दोनों ही आंसर आपको आचार्य के अकॉर्डिंगली याद रखने हैं। और छेदन करने के बाद क्या करना है, कुष्ठ तेल लगाने को बोला गया है। तो जहां से आपने काटा उस स्टंप पे आपको कुष्ठ तेल अप्लाई करना है। अगर आपका नाभि नाड़ी छेदन सही से नहीं हुआ तो नाभि के विकार उसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आचार्य चरक ने 4 तरह के विकार वर्णन किए हैं, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। ये चारों आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में भी आता है। ठीक, तो उत्तुंडिका और पिंडलिका
ये जो दो होती हैं इसमें क्या होता है, नाभि ऊपर की ओर उठी होती है और विनामिका और विजृंभिका में नाभि नीचे की ओर दबी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये विकार होते हैं। उत्तुंडिका में क्या होता है, मोटी बाहर की ओर निकली हुई नाभि होती है और पिंडलिका में पिंड के आकार की गोल एवं कठिन नाभि होती है, ऐसे गोल होती है, और उत्तुंडिका में ऊपर की ओर इस तरह से उठी हुई नाभि बन जाती है। तो ये दोनों ही उन्नत में आते हैं, ऊपर की ओर निकले होते हैं। और विनामिका क्या होता है, किनारे से ऊंची होती है, शोथ युक्त होती है, लेकिन मध्य में दबी होती है। तो इस तरह से ये रहेगा विनामिका। ओके, विजृंभिका नाभि कैसा होगा, नाभि का बार बार घटना या बढ़ना, अगर नाभि घट रही है फिर थोड़ी देर बाद बढ़ जा रही है, इस तरह से हो रही है, तो इसको विजृंभिका बोला जाएगा। ये अनुन्नत होती है, ये ऊपर की ओर नहीं उठती है, उससे आपके जो नाभि का नॉर्मल लेवल है उसी से ही वो नीचे की ओर दबी होती है या फिर उसी लेवल पे रहती है। तो ये चार जो नाम है आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, नवजात परिचर्या में और क्या बताया गया, जात कर्म संस्कार बताया गया है। जात कर्म संस्कार में क्या है, अथास्य जात कर्म प्राजापत्येन विधिना, तो प्राजापति विधि से जात कर्म आपको करना चाहिए। वाग्भट ने क्या कहा है, स्नेहन के लिए प्रतिदिन कान में तेल का पिचू धारण कराने के लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट ये बताया है। और बच्चे को शौम वस्त्र समूह पर पूर्व की ओर सिर करके लिटाना चाहिए। शौम वस्त्र आपके कॉटन के जो कपड़े होते हैं उस पे ही बच्चे को लिटाने के लिए बताया गया। कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये पूर्व की ओर सिर करके बच्चे को लिटाना चाहिए। उसके बाद वाग्भट ने रक्षा कर्म का भी वर्णन किया है। 10 दिन शांति कर्म करना चाहिए। सभी के घर में बच्चा जब पैदा होता है कुछ दिनों बाद कुछ पूजा पाठ कराई जाती है ना, तो किसी का 21 दिन में कराया जाता है, किसी का 10-11 दिन में कराया जाता है, तो ये सब रक्षा कर्म में ही आता है। और क्या दिया है इसमें, ऐन्द्री, ब्राह्मी, जीवक, ऋषभक आदि औषधियां बच्चे के गले, दोनों हस्त और सिर पैर पे बांधनी चाहिए। तो हम लोग इसको ताबीज भी बोलते हैं, ताबीज बना के बच्चों को बांधी जाती है। तो उस ताबीज के अंदर क्या रहता है, यही सारे जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, तो इन्हीं के ही छोटी छोटी लकड़ियां उसमें भर के बांधी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इससे आयु, मेधा, स्मृति, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। तो ये ताबीज इसलिए आपको बांधनी चाहिए। उसके बाद षष्ठी रात्रि या दिन में बालक की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। षष्ठी माता भी बताई जाती है, आती है, उसका पूजन वगैरह भी किया जाता है। सौठी घर पूजा करके बोला जाता है उसका। तो ये सब आपको करना चाहिए और विशेष रूप से बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। और प्रसूता स्नान करने के लिए 10 या 12वें दिन स्नान करने के लिए बताया गया है कि प्रसूता जो है वो 10वें दिन या 12वें दिन स्नान करे। नेक्स्ट जो है हमारा बैलड स्कोर, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कौन सी स्टेज में है, कौन सी जेस्टेशनल एज में है, इसको डिसाइड करने के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। तो उसको हम लोग बैलड स्कोर बोलते हैं, बैलड स्कोर। तो ये बैलड स्कोर आप बच्चे के ऊपर स्कोरिंग करके पता कर सकते हैं कि वो किस एज में है। ठीक है, प्री मैच्योर तो नहीं है, पोस्ट मैच्योर तो नहीं है, इस तरह से इसके सारे आपके सिम्टम्स दिए गए हैं, उसको देख के आपको स्कोरिंग करनी है, पेपर में लिखना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या आता है, स्किन। बच्चे की स्किन आपको देखनी है, अगर स्टिकी है, फ्रीएबल है, ट्रांसपेरेंट, काफी पतली स्किन है तो उसका स्कोर -1 होगा। जिलेटिनस रेड कलर का है, ट्रांसलूसेंट स्किन है तो स्कोर 0 आएगा। स्मूथ पिंक विजिबल वेन्स है तो वहां पे 1 स्कोर आएगा। सुपरफिशियल पीलिंग और रैश है, फ्यू वेन्स दिखाई दे रही हैं तो 2 आएगा स्कोर। क्रैकिंग पेल एरियाज हैं या फिर रेयर वेन्स दिखाई दे रही है, वेन्स नहीं दिखाई दे रही है आपको, स्किन में क्रैकिंग है तो उसका स्कोर आएगा 3। उसके बाद है पार्चमेंट डीप क्रैकिंग नो वेसल्स, आपको वेन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, पार्चमेंट मतलब काफी उसकी जो स्किन में क्रैकिंग्स काफी डीप हैं तो 4 आपको स्कोर देना है। उसके बाद लेदरी और क्रैक्ड रिंकल्ड स्किन है तो 5 आपको स्कोर देना है। तो इसका ये जो स्कोरिंग है इसका मतलब क्या है, ये 1 के अराउंड जितनी भी स्कोरिंग आती है ये नॉर्मल आपका फुल टर्म बेबी में आती है।
इसके नीचे की जो स्कोरिंग्स होती हैं वो सारी प्री टर्म बेबीज में देखने को मिलती है और इसके ऊपर की स्कोरिंग जो होती है वो पोस्ट टर्म बेबीज में देखने को मिलती है। ठीक, स्किन के बाद नंबर 2 है लैन्यूगो। लैन्यूगो यानी जो बच्चे के शरीर पे जो व्हाइट कलर की, ग्रे कलर की हल्की सी हेयर पाई जाती है, लोम पाए जाते हैं, उसको लैन्यूगो बोला जाता है। तो देखिए अगर बिल्कुल लोम नहीं है तो -1 में आएगा, स्पेयर्स है, हल्की फुल्की कहीं कभार है तो 0 आएगा, एबुंडेंट है तो 1 आएगा, अगर बहुत सारी हैं लेकिन काफी पतली हैं तो 2 आएगा। बाल्ड एरियाज हैं यानी वो बाल्ड एरियाज का मतलब है कि हेयर है लेकिन बीच बीच में पैचेस में हेयर झड़ गया है तो उस पर 3 स्कोर आएगा। और मोस्टली बाल्ड है, ज्यादातर बाल्ड है, हल्का फुल्का कहीं कहीं हेयर है तो उसमें 4 स्कोर आपको देना है। इसी तरह से सारी स्कोरिंग सिस्टम बताई गई है। देन प्लांटर सरफेस हम लोग देखेंगे। प्लांटर सरफेस क्या होता है? फुट के नीचे का सोल जो होता है, पैर होते हैं ना, पैर के तलवे, ये आप लोगों को देखना है। हील टो अगर 40 to 50 मिलीमीटर है तो क्या करना है? -1 स्कोर वहां पे देना, और लेस देन 40 मिलीमीटर है तो -2 स्कोर देना है वहां पे। हील टो लेंथ अगर लेस देन 50 mm है और उसमें कोई क्रीज भी नहीं है तो वहां पे हम लोग 0 स्कोर देंगे। हील टो लेंथ आपको समझ में ही आ रहा होगा, हील से लेके टो तक ये लेंथ आपको मेजर करनी है बच्चे की, और ये लेंथ आपको मेजर करके फिर स्कोरिंग देनी है। उसके बाद फेंट रेड मार्क्स अगर हो तो 1 स्कोर आएगा। एंटीरियर ट्रांसवर्स क्रीज सिर्फ है उसमें तो 2 आएगा। क्रीज ऑन एंटीरियर 2/3 में अगर क्रीज है तो 3 आएगा स्कोर, और पूरे सोल में हर जगह क्रीजेस हैं, लाइंस बनी हुई हैं तो 4 स्कोर आएगा। उसके बाद ब्रेस्ट देखिए, इम्परसेप्टिबल है तो ब्रेस्ट का अगर -1 स्कोर आएगा। बेयरली परसेप्टिबल है तो 0 स्कोर आएगा। और फ्लैट एरियोला है, कोई बड नहीं है, पूरा फ्लैट है एरियोला उसका तो 1 आएगा स्कोर। उसके बाद एरियोला अगर स्ट्रिप्ड है और 1 to 2 mm की बड है तो 2 स्कोर आएगा। रेज्ड एरियोला है, 3 to 4 mm का बड है तो 3 स्कोर आएगा। और एरियोला फुल है, 5 to 10 mm का बड बना है तो 4 स्कोर आएगा यहाँ पे। उसके बाद आंखें और कान देखेंगे। अगर लिड्स फ्यूज्ड हैं, आईलिड्स होती हैं फ्यूज्ड हैं, लूजली फ्यूज्ड हैं, चिपकी हुई हैं तो -1 स्कोर आएगा, और टाइटली फ्यूज्ड हैं, पूरी चिपकी हुई हैं तो -2 स्कोर आएगा। लिड्स ओपन है, उसका पिना फ्लैट है लेकिन फोल्ड होके रहता है, स्टेज फोल्डेड, तो 0 स्कोर आएगा। स्लाइटली कर्व्ड पिना है, सॉफ्ट है, स्लो रिकॉइल हो रहा है, आप उसको अगर मोड़ दें तो वो धीरे धीरे सीधा हो जा रहा है तो 1 स्कोर, ये नॉर्मल है। उसके बाद वेल कर्व्ड पिना है, सॉफ्ट है लेकिन काफी स्पीड से रिकॉइल हो रहा है तो 2 स्कोर आएगा। फॉर्म्ड एंड फर्म, इंस्टेंट रिकॉइल हो रहा है, अच्छे से बना हुआ है, एकदम स्ट्रॉन्ग है पिना तो 3 स्कोर आएगा। और थिक कार्टिलेज का है, ईयर स्टिफ हो चुकी है तो वहां पे 4 स्कोर आएगा। उसके बाद जेनिटल्स आपको देखने हैं। जेनिटल्स में स्क्रोटम अगर फ्लैट हो, स्मूथ हो तो -1 स्कोर देना है। प्रीमेच्योर बेबी में रहता है स्क्रोटम फ्लैट रहता है। उसके बाद स्क्रोटम अगर एम्प्टी हो और फेंट रूग, उस पे लाइंस जो बनी होती हैं स्क्रोटम पे अगर काफी हल्की हो तो 0 स्कोर देना है। टेस्टिस इन अपर कैनल, रेयर रूग, तो इसमें रूग बनता है और टेस्टिस ऊपर के कैनल में टेस्टिस है, क्योंकि टेस्टिस 7th मंथ के बाद ही डिसेंड करता है ना, तो ये बर्थ के बाद टेस्टिस नीचे आपका स्क्रोटम में डिसेंड करके आ जाता है। तो वो आपको देखना है कि कौन सी जगह पे टेस्टिस है या फिर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है कि नहीं है। अगर ऊपर है तो 1 स्कोर देंगे। टेस्टिस डिसेंड किया है, फ्यू रूग आ गए हैं तो 2 स्कोर देंगे। टेस्टिस नीचे आ गया है और लाइंस भी उस पर अच्छी आ गई, रूग अच्छे आ गए तो 3 स्कोर देंगे। और टेस्टिस पेंडुलस हो गया है, नीचे एकदम पहुंच गया है और काफी सारे उस पे लाइंस बन गए हैं स्क्रोटम पे तो 4 स्कोर देंगे। इस तरह से आपको देखना है मेल्स में। देन फीमेल बेबी अगर है तो उसमें कैसे चेक करेंगे? क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है और लैबिया फ्लैट है तो -1 स्कोर जाएगा। प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस है, लैबिया माइनोरा छोटी है, मतलब स्मॉल है साइज में तो 0 स्कोर जाएगा। और प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस है, एनलार्जिंग लैबिया माइनोरा मतलब बड़ा है थोड़ा सा तो वहां पे हम लोग 1 स्कोर देंगे। ये आपका नॉर्मल है, 1 वाला स्कोर जो है वो नॉर्मल बेबीज में पाया जाता है, ठीक, फुल टर्म बेबी में।
देन उसके बाद पोस्ट मैच्योरिटी अगर आने लगे तो मेजोरा और माइनोरा इक्वली प्रोमिनेंट रहता है, तो इसमें 2 स्कोर आता है। मेजोरा ज्यादा लार्ज है, माइनोरा छोटा है तो 3 स्कोर आता है। और मेजोरा कवर कर रहा है अगर क्लाइटोरिस और माइनोरा को, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये डेवलप ज्यादा हो रहा है ना, तो डेवलप जितना होता जाएगा उसका स्कोरिंग उतना बढ़ता जाएगा, उसकी जेस्टेशनल एज भी उतनी ज्यादा आप ही निकलेगी। ठीक, तो ये स्कोरिंग हो गई। इसके बाद है कि ये जेस्टेशनल एज की स्कोरिंग हमने कर ली। इसके बाद जो सेकंड इसका फेज आता है बैलेट स्कोर में, क्या है कि न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी आपको देखनी होती है। पहले हम लोगों ने फिजिकल मैच्योरिटी देखी, उसकी बॉडी कहाँ पे कैसी बनी हुई है, आंख, नाक, कान, स्किन, ये सब आपने देख लिया, उसके जेनिटल्स आपने देख लिए, तो उससे फिजिकल मैच्योरिटी की स्कोरिंग आपने दे दी। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी देखने के लिए आपको क्या क्या देखना है, पोस्चर देखना है, कौन से पोस्चर में वो लेटा है, ये इसकी पोस्चर ऐसी है तो 0 स्कोर है, हाथ थोड़े से फ्लेक्स हो रहे हैं तो 1 है, हाथ ज्यादा फ्लेक्स हो रहे हैं 2 है, और उससे ऊपर उठ रहे हैं 3 है, और फोल्ड हो रहे हैं ऊपर उठ रहे हैं तो 4 है। इस तरह से आप पोस्चर पे स्कोरिंग डाल सकते हैं। देन स्क्वायर विंडो रिस्ट की, रिस्ट जॉइंट जो है वो किस तरह का कितना एंगल बना रही है आपके बच्चों के हाथ के साथ, तो 90 डिग्री, अगर से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है तो -1 स्कोर आएगा, 90 डिग्री पे 0 आएगा, 60 डिग्री एंगल बना रही है तो 1 स्कोर आएगा, 45 डिग्री एंगल बना रही है तो 2 स्कोर आएगा, 30 डिग्री पे 3 और 0 डिग्री पे, मतलब डिग्री नहीं बना रही है, ऐसे गोल हो जा रही है तो 4 स्कोर आएगा। ठीक है, तो गोल ये कैसे होती है, हमारे हाथ जैसे होता है, हमारा रिस्ट आप बेंड करके देखिए, फ्लेक्स करके देखिए, इसी तरह का गोल बनता है। तो फुल्ली जब मैच्योर हो जाता है बच्चा तो इस तरह का गोल आकृति बन जाती है, तो उस पे हम लोग 4 स्कोर दे सकते हैं। उसके बाद है आर्म रिकॉइल, अगर आप हाथों को उसका उठाओ तो वो वापस आ जा रहा है, कितने डिग्री पे ये रिकॉइल हो रहा है, 180 डिग्री पे 0 स्कोर आएगा, 140 से 180 डिग्री अगर हो तो 1 स्कोर आएगा, 110 से 140 डिग्री हो ऊपर उठ रहा है इसका मतलब 2 स्कोर आएगा, और 90 से 110 डिग्री अगर हो और भी ऊपर जा रहा है तो 3 स्कोर उसका आएगा, लेस देन 90 हो तो 4 स्कोर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। देन पॉप्लिचियल एंगल भी आप लोग देखना, पॉप्लिचियल एंगल पैरों के एंगल होते हैं, पैरों की पॉप्लिचियल एंगल मतलब जो नी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है वो जो एंगल बनाता है उसको पॉप्लिचियल एंगल बोला जाता है। 180 डिग्री हो तो -1 स्कोर आएगा, 160 डिग्री पे 0 और 140 डिग्री पे 1 स्कोर आएगा, 120 डिग्री पे 2 स्कोर आएगा, 100 डिग्री पे 3, 90 पे 4 और लेस देन 90 अगर है तो 5 स्कोर आएगा। उसके बाद है स्कार्फ साइन, इसमें क्या किया जाता है, बच्चे के एक हाथ को पकड़ के उसका शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट कितना हो रहा है, दूसरे आर्म की ओर उसको घुमाया जाता है, जैसे हम लोग स्कार्फ लपेटते हैं तो इस तरह से कितना मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है तो डायग्राम को देख के आप लोग स्कोरिंग कर सकते हैं कि किस एंगल में और कितना मूवमेंट हो रहा है तो कितना स्कोर देंगे। नेक्स्ट है हील टू ईयर, तो हील टू ईयर माने पैरों को मोड़ के आपको कान तक लेके आना है, उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, जितना छोटा बच्चा सॉफ्ट बच्चा रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, और जितना बच्चा मैच्योर रहेगा उतना मूवमेंट कम होगा, है ना। तो यहाँ पे भी मूवमेंट्स दी गई हैं, देखिए -1 पूरा कान में लग जा रहा है, -1 स्कोर है, और 0 स्कोर है थोड़ा ऊपर तक रह रहा है, 1 स्कोर में और थोड़ा ऊपर, नंबर 2 स्कोर में और थोड़ा सा ऊपर रह रहा है, फोल्ड हो जा रहा है पैर, नी जॉइंट यहाँ से फोल्ड हो जा रहा है ना। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 4 स्कोर में उसके पैर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत कम मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्कोर दे सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये जितना भी स्कोर आपने दिया उस सबको ऐड करना है, उसको ऐड करने के बाद जो स्कोरिंग आती है वो यहाँ पे आप लोग मैच्योरिटी रेटिंग कर सकते हैं। देखिए -10 तक अगर स्कोर आ रहा है तो जेस्टेशनल एज बच्चे की सिर्फ 20 वीक्स की होगी, -5 पे 22 वीक्स, 0 पे 24 वीक्स का बच्चा होगा, अगर 5 स्कोर आ रहा है तो 26 वीक्स का बच्चा है, 10 स्कोर आ रहा है तो 28 वीक्स का बच्चा है, 15 स्कोर आ रहा है तो 30 वीक का बच्चा है, 20 स्कोर आ रहा है तो 32 वीक का बच्चा है, और
प्रीमेच्योर हम लोग कब बोलते हैं, 28 वीक्स से जो ऊपर हैं ये सारे प्रीमेच्योर होते हैं, ठीक है। 28 वीक्स से जो कम होते हैं यहाँ तक आप लोग प्रीमेच्योर बोलेंगे। इसके बाद 30, 32, 34, 36, 38 और 40 यहाँ तक हम लोग मैच्योर बच्चा बोलेंगे। मैच्योर फुल टर्म बच्चा जो होता है वो 40 वीक्स तक काउंट किया जाता है, और इसके बाद जो है 42, 44 वीक्स तक ये पोस्ट मैच्योर कहलाते हैं, ठीक है। तो जो स्कोरिंग आई उसके आधार पे आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे की जेस्टेशनल एज कितनी है, बच्चा कितना मैच्योर है। अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है और बेबी हो गया है, फिर कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है बेबी को, तो ये सारा एग्जामिनेशन करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि कितने महीने का ये बच्चा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, बैलेट स्कोरिंग के बाद एक और स्कोरिंग सिस्टम है एपकर स्कोरिंग सिस्टम। एपकर स्कोरिंग सिस्टम क्या है कि जब ये बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद हमें ये स्कोरिंग करनी चाहिए कि बच्चे की सारी एक्टिविटीज नॉर्मल है कि नहीं देखने के लिए। सो यहाँ पे इसमें 5 पॉइंट्स आप के आ जाते हैं एपगार में। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए और इसको नोट करके रखिए कि एपगार स्कोरिंग सिस्टम, इसमें ये 5 जो लेटर्स हैं APGAR, ए से होती है एक्टिविटी यानी मसल टोन उसका कैसा है, उस पे स्कोरिंग होती है। पी से आता है पल्स, जी से आता है ग्रीमेस, ग्रीमेस क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। ए फिर अगेन ए आ गया, ए से आता है अपीयरेंस, और आर से आता है रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीएमएस में भी, एग्जाम में भी आता है, इससे आपका एंट्रेंस में भी काफी क्वेश्चन आते हैं एपगार स्कोरिंग से, और वाइवा में भी ये पूछा जाता है एपगार स्कोरिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो नंबर 1 जो है आपका एक्टिविटी या मसल टोन इसमें देखी जाती है। अगर बच्चा जो पैदा हुआ है उसके मसल्स में कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिल रही है, हाथ पैर वो नहीं हिला पा रहा है, मसल टोन उसकी एब्सेंट है, तो वहां पे आप बच्चे को 0 पॉइंट देंगे। आर्म और लेग अगर फ्लेक्स्ड है, थोड़ा सा बेंड है, फ्लेक्स का मतलब थोड़ा रिलैक्स है वो, और वहां पे आप क्या देंगे, 1 पॉइंट देंगे। एक्टिव मूवमेंट अगर है, हाथ पैर हिला रहा है, तो 2 पॉइंट देंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा अगर है, सारा कुछ नॉर्मल है, तो 2 पॉइंट्स उसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पल्स देखिए, पल्स अगर एब्सेंट हो तो यहाँ पे 0 पॉइंट आप देंगे। 100 से नीचे हो तो 1 पॉइंट देंगे, और 100 से ऊपर हो तो 2 पॉइंट्स देंगे। ग्रीमेस क्या होती है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी होती है। ग्रीमेस में क्या करते हैं हम लोग, उसके नाक के ऊपर या फिर आईब्रोज के बीच में हम लोग टैप करते हैं, और उसके बाद उसका चेहरा देखते हैं, तो उसका चेहरा ऐसा एक्सप्रेशन चेंज आता है कि वो जैसे चिढ़ रहा हो, उस तरह का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आता है। तो इसको हम लोग इरिटेट होने जैसे एक्सप्रेशन आता है, तो इसको हम लोग ग्रीमेश बोलते हैं। अगर आप टच करने के बाद भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, फ्लैसिड है बिल्कुल, तो 0 पॉइंट देंगे। थोड़ा सा फ्लेक्शन है एक्सट्रीमिटीज में, साइड की और चेहरे के थोड़ा सा फ्लेक्शन दिख रहा है, तो 1 पॉइंट देंगे। और एक्टिव मोशन है, अगर वो छींक रहा है, कहाँ खांस रहा है, या फिर चेहरा हिला रहा है, मतलब खुद को आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप 2 पॉइंट्स दीजिए। नेक्स्ट जो है 4th पॉइंट में क्या आता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस उसकी कैसी है, स्किन की कलर कैसी है। अगर एकदम ही ब्लू कलर का है, बिल्कुल पेल कलर का है, तो 0 पॉइंट मिलेगा उसको। 1 पॉइंट कब मिलेगा, जब बॉडी उसकी पिंक हो और एक्सट्रीमिटीज ब्लू हो, यानी सिर्फ हाथ और पैर, कान की जो पिना होती है, ये सब एक्सट्रीमिटीज में आती है। ये हल्की ब्लू है, लेकिन उसकी बॉडी की सेंटर बॉडी जो है वो पिंक कलर का है, तो 1 पॉइंट मिलेगा। और कंप्लीटली पिंक हो बच्चा, तो वहां पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। लास्ट में आता है रेस्पिरेशन, आपको देखना है। रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है, वो सांस नहीं ले रहा है, तो 0 पॉइंट मिलेगा। स्लो है, इरेगुलर है, रुक रुक के सांस ले रहा है, तो 1 पॉइंट मिलेगा। और विगरस क्राई, बिल्कुल मुंह खोल के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, तो बिल्कुल उसका रेस्पिरेशन सही है, वहां पे आप बच्चे को 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा।
फिर क्या करना है, यहाँ पे आपने पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स देने के बाद क्या करना है, सारे पॉइंट्स को आपको टोटल करना है। तो टोटल करने के बाद 0 से 3 के बीच में अगर स्कोरिंग आ रही है तो सीवियरली डिप्रेस्ड बच्चा है, इसको तुरंत ही आपका ट्रीटमेंट का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों की जान बचाने में भी काफी दिक्कत हो जाती है। सो सीवियरली डिप्रेस्ड है ये। नेक्स्ट है 4 to 6 के बीच में अगर स्कोरिंग आ रही है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, इसको एनआईसीयू में रखने की जरूरत है और इसको ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, ठीक। लेकिन ये बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। उसके बाद है 7 से 10 अगर स्कोर आए तो ये एक्सीलेंट कंडीशन है, इसमें बेबी एकदम हेल्दी होता है वो बर्थ के टाइम पे, और उसको कोई भी इस तरह का मतलब एनआईसीयू में रखने की जरूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल नॉर्मल बेबी होता है। तो हमारे पास ये जो स्कोरिंग सिस्टम है, एपगार स्कोरिंग सिस्टम, हर एक बच्चे में आपको ये करना चाहिए। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, आप डिलीवरी रूम में हैं, आप ओटी में हैं जहाँ पे सीएस हो रहा है और बेबी डिलीवर हो चुका है, तो उस बेबी का एपगार स्कोरिंग आप लोग करिए और फिर डिसाइड करिए कि बेबी को कहाँ लेके जाना है, ठीक है। हायर सेंटर रेफर करना है, सीवियरली डिप्रेस्ड है तो हायर सेंटर में आप लोग रेफर कर सकते हैं, या फिर आपके पास एनआईसीयू और बेबी के सारे ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज आपके पास है तो आप वहाँ पे बेबी को रिवाइव करने की कोशिश करा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पल्स नहीं आ रहा है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, बेबी को आपको सीपीआर देके रिवाइव करना होता है। उसके बाद क्या है, मॉडरेटली डिप्रेस्ड हो तो एनआईसीयू में कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट में रखना है, और एक्सीलेंट कंडीशन हो तो आप बेबी को माँ को दे सकते हैं। आई होप आपको ये स्कोरिंग सिस्टम्स समझ में आए हैं, एपगार स्कोरिंग और बैलेट स्कोरिंग। तो इससे एक बैलेट स्कोरिंग जो है उससे आपको जेस्टेशनल एज प्रीमेच्योर है, पोस्ट मैच्योर है, ये सब देखने में हेल्प होती है, और एपगार स्कोरिंग जो है वो बच्चे की कंडीशन आपकी डिसाइड करने में आपको हेल्प करती है कि बच्चा सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्कोरिंग सिस्टम आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौमार वृत्त के डिस्कस किए गए हैं वो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके आगे के पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई। आप हमारी ये जो क्लासेस हो रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएं और वो लोग भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिटेल आपको पढ़ना है तो आप लोग बुक जरूर रेफर कीजिए, कौमार वृत्त की बहुत सारी किताबें आती हैं, काश्यप संहिता भी बिल्कुल आप पढ़िए, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। यहाँ इतना आधा घंटा 1 घंटे की क्लास में सारी चीजें डिस्क्राइब करना पढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो आप लोग बुक से जरूर पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, कौमार वृत्त की और भी नए नए फैक्ट्स के साथ, और हम आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, और आप लोगों को मेरा नमस्कार।